हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे और ऑनलाइन क्लास निश्चित रूप से आप नियमित रूप से कर रहे होंगे। चलिए, इन्हीं आशाओं के साथ हम अपने टॉपिक्स पर आते हैं और आज का टॉपिक्स है फ्रिंज विड्थ ज्ञात करना। लास्ट लेक्चर में हम लोग बायनोमियल थ्योरम की चर्चा किए थे। बायनोमियल थ्योरम के माध्यम से हम लोग एक फार्मूला लाए थे 1 + x होल टू द पावर n। इसी फार्मूला का हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, यूज करेंगे किसमें? आज के थ्योरी में। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ। लेक्चर कौन सा होगा? 18 होगा। वेव ऑप्टिक्स ही है ये, वेव ऑप्टिक्स। और ये हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए है। HN मीडियम स्पष्ट हम लिख दें। जो भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए क्लास होगा। और पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या है? एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ हिंदी स्पष्ट है, आप लिख सकते हैं फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक। फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करेंगे। आइए हम एक एक्सपेरिमेंट बताए थे, थॉमस यंग्स एक्सपेरिमेंट। इसको YDSE भी बोला करते हैं। उसमें क्या था कि यंग साहब ने क्या लिया था? एक स्क्रीन लिया था, पर्दा लिया था, और पर्दे में क्या था? एक स्लिट ले लिया था, छिद्र बनाया था और उसको प्रकाशित किया था मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से। एक वर्णीय प्रकाश के स्रोत से इसको प्रकाशित किया था। याद होगा, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का यानी एक वर्णीय प्रकाश, एक वर्णीय प्रकाश, एक वर्णीय प्रकाश की बात करेंगे। इस प्रकाश से इसको प्रकाशित किया था। तो बताओ, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत की बात करें तो पहले बता चुके हैं। ये वर्ण मतलब क्या था? रंग। एक ही रंग होना चाहिए, लाल या पीला, येलो, ब्लू, जो भी, ठीक। और यहाँ से वेव निकला था और आगे में पुनः लिया गया था क्या? एक स्क्रीन लिया गया था, पुनः एक स्क्रीन लिया गया था और उस स्क्रीन में दो स्लिट बनाया गया था। देखो तो, दो स्लिट बनाया गया था। हम स्लिट बनाते हैं, देखते हैं। ये स्लिट S1, ये स्लिट S2। ये दो स्लिट है बाबू, S1 और S2, ठीक है। क्या हुआ था? S1 S2 से पुनः लाइट वेव के रूप में निकला था। चलो, वेव के रूप में निकला था तो क्या किए थे कि आगे में सर एक और स्क्रीन लिए थे, आगे में एक और स्क्रीन लिए थे
और उस स्क्रीन पर जा कर के ये दोनों वेव मिला था। तो चलो मिलाते हैं। वेव मिला था ना, हाँ, हम वेव नहीं बनाएंगे बल्कि पॉइंट दिखा रहे हैं कि कहाँ पर जाकर वो मिला था, ये दिखा रहे हैं। चलो ये P पॉइंट पर जा कर के मिला था। ये y डैश क्या है? स्क्रीन है जहाँ पर इंटरफेरेंस फ्रिंज बना था। चलो अब क्या है कि हमको P पॉइंट पर फ्रिंज का नेचर जानना है। फ्रिंज जो बना है, बनेगा तो वो ब्राइटनेस होगा कि डार्कनेस होगा, ये ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करना है तो इसके बारे में ऑलरेडी हम जान चुके हैं किस कंडीशन में बनता है कंस्ट्रक्टिव और किस कंडीशन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कहने का सेंस, किस स्थिति में ब्राइटनेस बनता है, किस स्थिति में डार्कनेस बनता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और डार्कनेस बनना, ब्राइटनेस बनना, ये निर्भर करता है किस पर? ये निर्भर करता है किस पर? फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस पर। फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस। तो चलो हम फेज डिफरेंस की हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, तब पाथ डिफरेंस की चर्चा करेंगे। कि क्यों? क्योंकि तुमको दिखाई दे रहा है कि S1 से भी वेव निकला है और S2 से भी वेव निकला है। तो दोनों P पॉइंट पर जाकर मिला है, तो वेव जिस रास्ते से गुजरी है उस रास्ते की लंबाई में अंतर है कि नहीं? कि हाँ सर, S2P तो बड़ा नजर आता है, S1P तो छोटा नजर आता है। इसका मतलब क्या है कि S2P में यदि S1P घटा देंगे तो हमको पाथ डिफरेंस ज्ञात हो जाएगा, पथांतर ज्ञात हो जाएगा। तो चलो हम लोग यहाँ लिखते हैं। क्या लिखेंगे देखो तो, लिखना है पाथ डिफरेंस, पथांतर बोलते हैं। पाथ डिफरेंस जिसको डेल्टा P से डिनोट करते हैं, वो कितना के बराबर होगा? S2P या माइनस S1P। और जानते हो, ये यदि निकालना है हम S2P और S1 माइनस S1P, तो फिर हम ये पता कर सकते हैं कि वो कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव। ये कैसे? अरे जब पाथ डिफरेंस निकल जाएगा तो हम जानते हैं पाथ डिफरेंस λ/2 का इवन मल्टीपल होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑकर होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की घटना घटती है और ब्राइटनेस बनता है। λ/2 का जब इवन ऑड मल्टीपल होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की घटना घटेगी और वो डार्कनेस बनेगा। तो पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे कि वो λ/2 का क्या होगा, इवन मल्टीपल होगा या ऑड मल्टीपल होगा। तो सबसे पहला उद्देश्य अभी हम लोगों का है पाथ डिफरेंस ज्ञात करना। अब सोचिए ये कैसे ज्ञात होगा? कहिएगा सर S2P माप लीजिए, उसमें घटा दीजिए S1P को, लेकिन मापेंगे कैसे? फिक्स नहीं है जी, ये तो P कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कहीं भी हो सकता है ना। P तो फिक्स नहीं है, यहाँ यहाँ कहीं भी होगा। तो हमको उस जनरल वे में निकालना है, फिक्स करके नहीं कि नाप लिए और अंतर निकाल लिए, वैसे नहीं करना पड़ेगा। तो चलो उसके लिए क्या करते हैं,
देखो ये दोनों हम स्लिट लिए हैं जी, दोनों स्लिट लिए हैं, तो स्लिट लिए हैं तो दोनों स्लिट्स के बीच कुछ दूरी है कि नहीं, कुछ डिस्टेंस है कि नहीं, कि हाँ S1 S2 के बीच तो कुछ दूरी है। तो ये दूरी बहुत छोटी होती है, ज़्यादा नहीं बड़ा होता है, लेकिन हम आपको बड़ा दिखाए हैं। ये दूरी मिलीमीटर में होता बाबू। चलो ये ऐसे ले लिए, d डिस्टेंस ले लिए, और ये देखो तो S1 और S2, ये S1 और S2 की बात करें तो S1 और S2 के मिडल पॉइंट पर हम लोग विचार करते हैं। ये मिडल पॉइंट मान लेते हैं, मध्य बिंदु मान लेते हैं O। क्या मान लिए? O, मिडल पॉइंट। मिडल पॉइंट मानेंगे तो आप बता दो तुम कि S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस जब d है तो फिर O से S1 की दूरी कितना होगा? कहिएगा सर मिडल पॉइंट है तो आधा होगा, d/2 हो जाएगा। बिल्कुल सही बताया जी, d/2 हो जाएगा। और नीचे वाला तो कोई भी बोलेगा कि d/2 ही होगा, चूँकि आधा है ये। चल अब क्या है, ये तो स्लिट्स के बीच की दूरी हम मान लिए d है। तो क्या ये जो पर्दा देख रहे हो y डैश, तुम पर्दा देख रहे हो y डैश, जो पर्दा देख रहे हो, क्या y डैश पर्दा इस स्लिट से कुछ दूरी पर होगा कि नहीं? ये हाँ सर, वो तो दिखाई भी दे रहा है, कुछ तो दूरी होगा। तो चलो इस दूरी को क्या मान लेते हैं, इस दूरी को क्या मान लेते हैं? कैपिटल D। ये दूरी जो दिखाई दे रहा है यहाँ, ये कैपिटल D मानेंगे। लेकिन जानते हो हम पहले यहाँ परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, देखो तो मानने में हमको सुविधा होगी। किस पर परपेंडिकुलर खींचे? y डैश पर। कहाँ से? S2 से। मान लेते हैं ये n है, ये सर ये n मान लिए m सर। अरे m यहाँ S1 से लंब डालेंगे ना यहाँ, तो इसको मानेंगे m। और जानते हैं एक और लंब डालेंगे, कहाँ से? O से। O से लंब डालेंगे, इसको c मानेंगे। और S2 n के बीच, n और S2 के बीच की दूरी को क्या मानने के लिए हम लोग एक्सेप्ट किए? कैपिटल D मानेंगे। समझे? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D मानेंगे। ठीक। और देखो तो P पॉइंट की दूरी मानेंगे कहाँ से? ये जो C है देख रहे हो, S1 और S2 का मिडल पॉइंट से जो परपेंडिकुलर खींचे हैं, लंब खींचे हैं, वो लंब जिस पॉइंट पर मिलती है कहिए, उस पॉइंट से P पॉइंट की दूरी हम लोग x मानते हैं। क्यों मानते हैं बात करेंगे बाद में। ये दूरी हम x मानेंगे। ठीक है। अब बताओ कि ये तो x मान लिए, तो c x मान लिए। अब बताओ कि यहाँ S2P और S1P, यही ना उद्देश्य है निकालने का। एक हाँ सर बिल्कुल यही उद्देश्य तो है। S2P और S1P ज्ञात कर लें, दोनों का डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन ये कैसे निकलेगा जी? कहिएगा सर बिल्कुल आसान है। कहिए कैसे? ये गौर कीजिए, ये गौर कीजिए कि S2P ये कर्ण है, हाइपोटेनस है। किस ट्रेंगल में? S2NP इस ट्रेंगल का, ये राइट एंगल्ड ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल का ये कर्ण है। ठीक, कर्ण है तो फिर क्या हो जाएगा? ये लंब स्क्वायर
प्लस आधार स्क्वायर का रूट निकाल देंगे तो ये कर्ण स्क्वायर हो जाएगा क्या? कहिएगा हाँ हो तो जाएगा सर, लेकिन एक समस्या है कि n से p का डिस्टेंस कहाँ पता है? आप तो यहाँ x माने हैं, केवल ये x माने है c से p का दूरी, लेकिन n से p की दूरी तो पता ही नहीं है। यानी n से c की दूरी यदि निकाल लें बाबू, n से c की दूरी निकालना है तो क्या n से p की दूरी नहीं निकल जाएगा? ठीक है हाँ, तो चलो n से c की दूरी निकालना क्या है, यहाँ निकाला हुआ है देखो d/2, ये क्या है d/2 है। तब तो कहिएगा सर अब तो हमको क्लियर हो गया कि n से p का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। n से p का डिस्टेंस कितना होगा? कहिएगा cp तो x है, cn है d/2, तो x प्लस d/2 लिख देंगे तो क्या ये गलत हो जाएगा क्या? निकल गया n से p की दूरी। तब तो हम आसानी से ये कर्ण स्क्वायर निकाल सकते हैं, निकालेंगे। लेकिन देखो S1P की भी तो जरूरत है हमको। S1P कैसे ज्ञात करेंगे? एक वो भी ज्ञात हो जाएगा, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल नजर आता है तो इसके सामने का साइड्स ये हाइपोटेनस हो गया, कर्ण हो गया, और ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा। तो आधार तो पता है, यहाँ D है तो ये भी D होगा, आधार पता हो गया। और अब ये लंब की बात करें तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो पता नहीं है, लेकिन C से डिस्टेंस पता है P का कितना है x, और क्या पता है C से M का डिस्टेंस भी पता है। ये कैसे देखो ना, O से S का डिस्टेंस d/2 है तो C से M का डिस्टेंस भी d/2 ही होगा, ये भी d/2 ही होगा बाबू, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर क्या है, यहाँ ये देखो दोनों पैरेलल है, पैरेलल लाइन जाएगी तो ये दोनों बराबर होगा। इसे भी आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आयत बन गया। चल कहना ये है कि जब ये C से M का डिस्टेंस पता हो गया तो हमको MP हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम CP में घटा देंगे किसको, CM को। कहने का सेंस है x में यदि d/2 घटा देंगे तो ये डिस्टेंस हमको पता हो जाएगा। तो चलो हम इसी जगह लिखते हैं, ये डिस्टेंस कितना होगा, x माइनस d/2 हो जाएगा, x माइनस d/2 हो जाएगा। तो चलो ये सर अब तो बिल्कुल मैथमेटिक्स बन गया सर। ये तो हम लोग कौन सा थ्योरम बोलता है तुम लोग, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम S2P और S1P ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये ज्ञात करने से पहले इसमें क्या क्या किए कुछ तो लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट रहा करता है। तो चलो हम लोग LQ लिखेंगे। LQ मतलब हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। जिसको पता नहीं है बाबू, LQ का मतलब साइंस करियर में है लॉन्ग क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो कि CBSE बोर्ड हो। अब बात करेंगे, भाषा लिखेंगे, लेकिन ये इसकी अब ज़रूरत हमको नहीं है जी। यहाँ से एक वर्णीय प्रकाश क्या हुआ था, निकल कर इसमें भी सिलिट S1 में भी गया, S2 में भी गया। और क्यों एक वर्णीय प्रकाश लिए थे? क्योंकि हमको कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट की ज़रूरत होता है। और कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, ध्यान देंगे, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो सेम सोर्स से, सेम सोर्स से, एक ही सोर्स से यदि दो सोर्स प्राप्त करेंगे तो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हो जाएगा। ये दोनों एक ही सोर्स से उत्पन्न होना चाहिए। तो ये तो हम उसी के लिए दिखाए थे, और यंग साहब भी ऐसा ही किया था।
अब चलो लिखते हैं कि क्या क्या तुमने किया है, क्या क्या तुमने किया है। देखो तो कहोगे कि चित्र में लिखो, चित्र में एक पर्दा है, एक पर्दा है जिसमें दो स्लिट्स S1 और S2 है, S1 और S2 है, जो एक दूसरे से d दूरी से अलग है, d दूरी से अलग है। और क्या किए हैं कि S1 और S2 से कैपिटल D दूरी पर दूसरा स्क्रीन y डैश है। लिखो कि S1 और S2 स्लिट्स से कैपिटल D दूरी पर एक दूसरा पर्दा स्क्रीन बोलते हैं पर्दा को, y डैश है। जब S1 और S2 दोनों स्लिट्स को क्या किया जाता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, वही एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है, तब S1 और S2 स्लिट्स से लाइट निकलकर, लाइट मतलब लाइट वेव की बात करते हैं, लाइट निकलकर y डैश स्क्रीन के P बिंदु पर मिलती है, जहाँ पर इंटरफेरेंस की घटना घटती है। चलो यहाँ तक रहने देंगे। आगे फिर क्या लिखना है, क्या किए हैं हम, S1 से S1M, S2 से S2N और O से OC y डैश पर परपेंडिकुलर खींचे हैं। चलो लिखो क्या करेंगे, S1 से
S1m S2 से S2n तथा O से OC y डैश पर लंब खींचा गया। ठीक है, और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशन ही इतना लंबा है कि लॉन्ग क्वेश्चन में इससे ज़्यादा भाषा की ज़रूरत नहीं है। और लिख लिया होगा, मेरे साथ लिख लिया होगा। देखो चलते हैं जी। कहाँ चलना है? तो वही अब पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से निकालेंगे। S1p पहले निकालते हैं। चलो क्या लिखेंगे कि फ्रॉम ट्रायंगल या इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेगा जी? फ्रॉम ट्रायंगल S1MP। बताओ, पाइथागोरस प्रमेय से S1p स्क्वायर दिस इज इक्वल टू क्या होगा? तो पता है PM लंब स्क्वायर जिसको बोलता है, PM या MP जो देना है स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा S1M स्क्वायर। स्पष्ट है, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। S1p का स्क्वायर क्या होगा? PM स्क्वायर प्लस S1M स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ाधार स्क्वायर। चलो तो कहाँ चलेंगे? S1p बराबर बोलो, ये तो रूट अंडर होगा ही होगा, लेकिन PM का वैल्यू कितना होगा? PM ये देखो MP या PM कितना है? x माइनस d/2, x माइनस d/2 प्लस होगा S1m, ये स्पष्ट है कैपिटल D है, तो कैपिटल D स्क्वायर होगा। और इसको देखो हम क्या करते हैं, D स्क्वायर प्लस x माइनस d/2 होल स्क्वायर कर देते हैं। और इसको थोड़ा छोटा करना चाहते हैं जी, ये रूट के टर्म में है, इसको हम छोटा करेंगे। देखो कैसे छोटा करते हैं, देखो तो। और देखो S1p की बात करें, S1p इज इक्वल टू हम 1/d यानी d/d पहले ले लिए। देखो कलाकारी करेंगे थोड़ा सा हम, d/d ले करके d स्क्वायर प्लस x माइनस d/2 होल स्क्वायर कर देंगे। ये सर क्या लाभ हुआ? अरे अभी लाभ नहीं हुआ, लाभ होगा हमको। अभी तो d/d कट करके उतना ही हो जाएगा, उतना होना ही है ना, तभी नहीं इक्वल लिख सकते हैं। अब देखो क्या करते हैं कि ये d बाहर रहने देते हैं, लेकिन ये d अंदर ले जाना चाहते हैं, इस d को अंदर ले जाना चाहते हैं। बताओ अंदर ये कैसे जाएगा जी? अंदर जाएगा तो क्या होगा, क्या स्थिति बनेगी? ये d स्क्वायर अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना पूरे से, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करें? ये देखो तो विचार करो, 1/d से मल्टीप्लाई करेंगे तो सही होगा क्या? तुमसे विचार ले रहे हैं। ये d जो अंदर गया 1/d हो गया, मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो क्या ये मेरा सही है क्या?
ये सही है क्या, बताओ तो। ये अब सही है कि गलत है, देखो इस पर विचार करते हैं। ये मेरा 2 था बाबू, और 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इज इक्वल टू देखो हम 2 √2 लिख सकते हैं इसको, नहीं, तब इसको स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ये देखो ये 4 होगा, तब इसका रूट क्या होगा, 2 होगा। इसका मतलब किसी भी क्वांटिटी को रूट के अंदर जब ले जाते हैं उस पर स्क्वायर देना पड़ता है। इसका मतलब यहाँ जो 1/d तुम अंदर ले गया, इसको गुना किया है पूरे से, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सबको समझ में आ गया होगा। कहाँ चलेंगे, दिस इज इक्वल टू, बताओ d √, अब बताओ अंदर में गुना करो, तो गुना करेगा तो क्या होगा, d² हो जाएगा। कि बिल्कुल सही सर। प्लस अब d², फिर इसको गुना करो, इसको गुना करोगे तो हम क्या करते हैं, चालाकी थोड़ा कर लेते हैं, या कोई बात नहीं, जैसा तुम समझो वैसा ही करेंगे। x - d/2 होल स्क्वायर, कुछ नहीं किया है, अंदर जाकर गुना किया है। और दिस इज इक्वल टू d √, ये d² 1 हो गया, d² 1 हो गया। प्लस अब ये d² को अंदर ले जाएंगे इसमें, तो देखो क्या करेंगे, x - d/2 होल डिवाइडेड बाय d, और पूरे पर पावर स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इसमें भी, इस पर भी स्क्वायर होगा, इस पर भी स्क्वायर होगा, तो पूरे पर स्क्वायर दे सकता है। ठीक है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो चलो हम और आगे की बात करेंगे, लेकिन मिटाना होगा अब जी, जो नहीं लिखा है जल्दी से लिखो, बिना मिटाए नहीं होगा। हम मिटाते हैं पूरा ये सब। इसको देखो तो, और लिखा S1p इज इक्वल टू क्या होगा, ये d तो रहेगा, लेकिन इसके बदले ये जो रूट है तुम्हारा, रूट के बदले देखो हम क्या लिखने जा रहे हैं, रूट के बदले जी आपको लिखना होगा ये 1 + x - d/2 होल डिवाइडेड बाय d, और इसका स्क्वायर है। लेकिन हमको जानते हो क्या करना पड़ रहा है, हमको पावर देना पड़ेगा, किस पर, ये पूरे पर, रूट के बदले ये पूरे पर, d को छोड़ करके, d से कोई मतलब नहीं है, इस पूरे पर पावर देना पड़ेगा, कितना, हाफ पावर देना पड़ेगा। सबको पता है कि रूट के बदले पावर हाफ हम लोग दिया करते हैं। ठीक है, अब देखो, देखो तो इसको कुछ देर के लिए, ये देखो 1 मानो, और ये पूरे को मान लो, ये पूरे को स्क्वायर सहित x मान लो, तो बताओ 1 + x है, ये क्या, उस पर पावर क्या है, हाफ, हाफ को n मान लो। तो बताओ कुछ याद आ रही है, इस तरह का फॉर्मूला हम बताए थे, कुछ याद आ रही है कि नहीं जी, देखो ना, 1 + x होल टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, 1 + n/1 इंटू x प्लस n इंटू n - 1 2 इंटू x² प्लस n इंटू n - 2 डिवाइडेड बाय इतना, x³
और ये इसी तरह डॉट डॉट होगा। चलो जी, ये यदि आपको याद आ गया फॉर्मूला तो हम लोग उस फॉर्मूला पर इसको रखेंगे। कैसे जी? डी इंटू, बताओ, 1 प्लस इसको x मानेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस यहाँ क्या है? n। n के जगह मेरे पास क्या है? हाफ। तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा? पहले n बटा फैक्टोरियल 1 है तो हाफ है n के जगह, इसमें भाग देंगे फैक्टोरियल 1 से तो क्या होगा? 1/2 भाग 1 फैक्टोरियल 1 तो क्या होगा? 1/2, और भाग का उल्टा गुना होता है तो क्या हो गया? ये ऐसा, तो क्या हो गया? 2 इंटू फैक्टोरियल 1/2 इंटू फैक्टोरियल 1 हो जाएगा बाबू। तो कहिएगा सर ये गुना क्यों किए सर? फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 होता ही है। अरे बताए कि अब जब भी ये फैक्टोरियल 2 की बात आएगी, 3 की बात आएगी, नीचे में हम मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। बार बार ये दिखाएंगे नहीं, समझाने के लिए कहे। आ देखो 1 प्लस फैक्टोरियल 1 देगा इंटू x देगा, x के जगह ये पूरा मोहल्ला है, x माइनस d/2 होल डिवाइडेड बाय d, और ये पूरे पर पावर 2 है, और ये x है, मानो पावर 2 है, लेकिन ये पावर हम अपना नहीं दिए हैं, ये x का अपना खुद का पावर है। फिर क्या करते हैं? प्लस n इंटू n माइनस 1, मतलब हाफ इंटू हाफ माइनस 1, और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 की बात हो रही है तो फैक्टोरियल 2 दे देंगे। नीचे में पहले बोले थे हम गुना कर देंगे, हो जाएगा। इंटू एक्स स्क्वायर की बारी आ रही है तो x के जगह देखो क्या है? x माइनस d/2 डिवाइडेड बाय d। इस पर स्क्वायर पहले से है, अब फिर इस पर स्क्वायर करेंगे। ए बाबू, फिर इस पर स्क्वायर करेंगे तो बताओ ये स्क्वायर गुना होगा तो क्या होगा? 4 नहीं हो जाएगा? तो हम ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट की क्या ज़रूरत है जी? इसी पर 4 दें तो क्या सिर दर्द करेगा कि कपार? ये नहीं सर, लिखिए ना, कोई चीज़ दर्द नहीं करेगा। तो चलो ये प्लस लिखते हैं, फिर इसी तरह से लिखेंगे हायर पावर ऑफ, ऐसा लिख देंगे, होगा ना? ये x पर पावर क्यूब हो जाएगा ना? लिखने का तो लिखवाओगे तो लंबा हो जाएगा, जगह भी नहीं मिलेगा, लेकिन जानो ये हायर पावर होगा इसका। तो इसको क्या करते हैं? ये छोड़ देते हैं बाबू, हायर पावर उधर जाएगा, इसको बंद करते हैं ब्रैकेट। जगह रहता तो हम लिख देते इस रूप में, और x पर पावर क्यूब है तो यहाँ क्या हो जाता? 6 हो जाता, 6 हो जाएगा, पावर गुना हो जाएगा। तो बताओ कि d इंटू, अब क्या करोगे? देखो थोड़ा सा विचार करते हैं। क्या जी? बताओ तुम किसी संख्या पर जब स्क्वायर करते हो या पावर बढ़ाते हो तो संख्या बढ़ती जाती है कि घटती जाती है? फिर से क्वेश्चन है, कोई संख्या है, नंबर है, उसका पावर बढ़ाते जाओ, स्क्वायर क्यूब 6 देते जाओ, तो उसका वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी? तो सबका कहना होगा सर बढ़ेगी। हाँ, मेरा भी कहना है बढ़ेगी। कैसे? देखो कि 2 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 हुआ, ठीक है। इसका पावर और बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं? 2 पर पावर हम 4 देते हैं, कितना हुआ? 2 दूना 4, 4 चौक 16 हो गया। पावर बढ़ाते ही जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है वैल्यू पावर बढ़ाने पर। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन हम कहते हैं ए जी केवल बढ़ता नहीं है,
घटता भी है, पावर बढ़ाते जाओगे ना, घटता, उसका वैल्यू घटते भी जाएगा। कहेगा सर ये कैसा अनोखा चीज़ होगा, ये कैसे होता है? होता है, देखो ना, तुमको दिखाते हैं, देखो ना, देखो तो 1/2 का स्क्वायर कर दो, 1/2 का स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो 1/4 हो जाएगा। फिर 1/2 पर पावर बढ़ा दो, 4 कर दो तो क्या हो जाएगा, ये देखो 1/4 था ना, इसका मतलब क्या है जी कि ये 2 दूना 4 4 चौक 16, ये हो जाएगा ऐसा, इसी तरह से होगा। बताओ, ये पहले हाफ ही था, अब कितना हो गया, 1/16 हो गया। तो कौन छोटा है जी, कौन छोटा है? कहिएगा सर ये छोटा हो गया सर, स्क्वायर या फोर्थ पावर, पावर बढ़ाने पर वैल्यू घट गया सर, पहले से वैल्यू घट गया। लेकिन यहाँ देखो कि पावर बढ़ाने पर पहले से वैल्यू क्या हो गया, पहले से वैल्यू बढ़ गया। कहने का मतलब क्या है, ये ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर। देखो 2 से ज़्यादा हो गया 16, यहाँ हाफ से कम हो गया 1/16। ये सर क्या राज है, ये कैसे जानेंगे कि पावर देने से कब बढ़ेगा कब घटेगा? हाँ, अब ये समझ में आया है तुमको, समझदार हो चुका है जी। क्वेश्चन जरूर तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि कब ये बढ़ेगा कब घटेगा। तो देखो एक कंडीशन तुमको बताते हैं कि यदि संख्या वो 1 से बड़ा हो, ये कंडीशन, तब तुम स्क्वायर करोगे तो वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन यदि कोई संख्या 1 से बड़ा नहीं 1 से छोटा होगा तो स्क्वायर करोगे तो वो घटती चली जाएगी। कहेगा सर राज का पता चल गया कि कब घटती है कब बढ़ती है। 1 से बड़ा होगा तो पावर बढ़ाने पर बढ़ेगा, और 1 से छोटा होगा तो पावर बढ़ाने पर क्या होगा, घटेगा। अब थोड़ा सोचो कि मान लो पहले हाफ था और ये पावर बढ़ाते गए, मान लो जोड़ना है हमको, पावर ये सब जोड़ के रूप में रहता। क्या जोड़ के रूप में रहता, ऐसे रहता 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 पर पावर 4 प्लस 1/2 पर पावर, इसी तरह रहता है, ये इसी तरह जाओ। अब बताओ तो ये तो ठीक है, हाफ है जी, ये भी 1/4 हाफ चलेगा, ये क्या होगा 16, इसी तरह बढ़ते जाएगा कि नहीं? तो बढ़ते जाएगा। तो बताओ हाफ में जोड़ेंगे 1/4, यहाँ तक तो लगता है कि जोड़ना उचित है जी। लेकिन ये सब 1/16 फिर 1/64 ये सब जो जोड़ेंगे इतना जो जोड़ेंगे बाबू, इसको जोड़ने से क्या बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है क्या? देखो ना, ये बहुत छोटी राशि होती चली जाएगी, बहुत छोटी राशि होती चली जाएगी। उस छोटी राशि को जोड़ेंगे भी ना तो बहुत ज़्यादा उसमें इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी नहीं होने वाला है। इसलिए क्या किया जाता है कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से, कैलकुलेशन में आसान हो तो उसके लिए क्या किया जाता है, हायर पावर, यानी पावर तो लेंगे, पावर लेंगे यहाँ 2 तक देखो, लेकिन हायर पावर जो है उसको, हायर पावर वाले टर्म्स को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। हायर पावर वाले टर्म को जोड़ा ही नहीं जाता है, इसमें ये जोड़ेंगे ही नहीं, तब कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो कहिएगा सर समझ तो गए ये बात, लेकिन लगता है क्या आप ऊपर में जरूर इसी तरह का कुछ करने जा रहे हैं। हायर पावर वाले टर्म्स को आप लगता है कि अब इलिमिनेट कर दीजिएगा, नेगलेक्ट कर दीजिएगा। हाँ जी, लेकिन
शर्त तो पूरा करना पड़ेगा ना। शर्त क्या है कि वैल्यू जो होना चाहिए 1 से छोटा होना चाहिए। तो संख्या जो होना चाहिए 1 से छोटा होना चाहिए। तो 1 से छोटा कब होता है जी? अरे बाबू, तुम कैसे जाना कि हाफ 1 से छोटा है? कैसे जाना कि 1/4 1 से छोटा है? कहिएगा सर ऊपर में अंश बोलते हैं, नीचे में हर बोलते हैं। हर यदि अंश से क्या हो? बड़ा हो तो 1 से छोटा ही होगा। तो चलो यहाँ क्या पावर किस पर है? इस पर देखो, हायर पावर इस पर है, x - d/2 ये यदि प्रूफ कर दें, इसमें ये पावर नेगलेक्ट करेंगे कब? जब प्रूफ कर देंगे कि x - d/2 ये जो है अंश, ये अंश छोटा है किसके बनिस्पत? ये कैपिटल D के बनिस्पत। यानी अंश छोटा हर बड़ा, ये यदि प्रूफ कर दें तो हायर पावर जितना भी है 4, 6, 12 जो भी पावर उधर होगा सबको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, सबको हटा सकते हैं। तो चलो बाबू, चलो जी, समझ रहा है कि गाना याद आ रही है जी? हैं? गाना का मजा तो नहीं गुनगुना रहा है तुम लोग भी? चलो जी, फिनिश तो करो, गाना सुना देंगे, जो वादा किए हैं पूरा करेंगे। चलो तो हम लोग पहले ये बताओ हम लोगों को कि क्या लिखें। देखो यहाँ यक्स क्या है? यक्स है C पॉइंट से P पॉइंट की दूरी, जहाँ पर ब्राइटनेस या डार्कनेस बनता है। तो बात करो, तुम कुछ याद होगा कि पर्दे पर S1 और S2 के बीचों बीच जो फ्रिंज बना था वो ब्राइटनेस था, जिसको सेंट्रल ब्राइटनेस कहते हैं, मैक्सिमा कहते हैं। तो इसका मतलब ये मैक्सिमा है। उसके बाद क्या होगा? बगल में मिनिमा होगा, अंधेरा होगा, डार्क होगा, फिर आगे ब्राइटनेस होगा यानी ब्राइट होगा, फिर डार्क ब्राइट अल्टरनेट चलेगा। सही बात है कि नहीं? डार्क ब्राइट ये अल्टरनेट चलेगा। तो बताओ कि ये जो P दूरी है, P दूरी होगा तो P की दूरी तो कहीं भी हो सकता है जी। P तो यहाँ भी कहीं भी हो सकता है। जब P C के बहुत निकट होगा तब क्या कहोगे तुम? x का मान बहुत बड़ा है। क्योंकि नहीं सर, x का मान तो छोटा ही होगा जब C के नज़दीक होगा। तो बताओ, सुनो, यहाँ C के आसपास ही तुमको ये इंटरफेरेंस यानी ब्राइट या डार्क दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर चले गए 5 मीटर 4 मीटर, नहीं दिखाई देगा। ये आसपास ही तुमको ब्राइट और डार्क दिखाई देगा। इसका मतलब है x का मान बहुत छोटा होगा बाबू। ठीक, x का मान छोटा हो गया। अब d/2, d क्या है? ये स्लिट के बीच की दूरी है, S1 और S2 के बीच की दूरी है। और ये पहले बोल चुके हैं, ये मिलीमीटर में लिया करते हैं, समझे? तो मिलीमीटर सोच सकते हैं कि बहुत कम दूरी होती है जी। 10 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, ये यदि लेंगे ये क्या होगा? बहुत छोटी होगी। ये सर किससे छोटी बात कर रहे हैं? अरे करेंगे तुलना, रुको ना, अभी ये कर रहे हैं कि D छोटा है, मिलीमीटर में है, भाग देंगे 2 से और छोटा हो जाएगा। तो बताओ, घटा देंगे x में d/2 घटा देंगे तो और छोटा होगा कि नहीं? अब देखो ये D क्या है? कैपिटल G। कैपिटल D क्या है? गौर करना, कैपिटल D है S1 S2 जिस स्क्रीन में है उस स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन का डिस्टेंस D है, जहाँ पर हम ब्राइटनेस डार्कनेस देखते हैं। तो बताओ जी,
स्लिट यहाँ रख देंगे अब, और ये ब्राइटनेस डार्कनेस के लिए पर्दा ये सटा देंगे इसे, तो क्या दिखाई देगा जी? किधर से देखेंगे जी? इसको तो दूर जे ले जाना पड़ेगा ना। अरे ज़्यादा दूर नहीं, 1 मीटर 1.5 मीटर ये तो ले जा सकते हैं ना, इतना तो दूरी होगा तब तो दिखाई देगा कि कैसा बन रहा है। कहेगा हाँ सर, जब हम फ्रिंज ब्राइटनेस डार्कनेस देखेंगे यानी इंटरफेरेंस फ्रिंज का नेचर देखेंगे तो निश्चित रूप से उसके लिए डिस्टेंस चाहिए। वो डिस्टेंस कितना बताए? 1 मीटर 1.5 मीटर ये ले सकते हैं जी। तो बताओ कि 1.5 मीटर यहाँ मिलीमीटर में होगा, ये सेंटीमीटर में होगा। बताओ जी, इससे 1 मीटर 1.5 मीटर से भाग देंगे। 1 मीटर समझते हो ना, 100 सेंटीमीटर, वहाँ मिलीमीटर में है, 100 सेंटीमीटर से भाग दे रहे हैं। तो बताओ क्या होगा? बहुत छोटी राशि हो जाएगी। कौन वाला? ये पहले तो ऊपर वाला इसके तुलना में, डी के तुलना में बहुत छोटी है। छोटी है तो अंश छोटा हो गया, हर ज़्यादा हो गया। तो स्क्वायर या पावर बढ़ाएंगे तो वो बढ़ती जाएगी कि घटती जाएगी? बढ़ती जाएगी घटती जाएगी? कहोगे घटती जाएगी सर। अरे घटती जाएगी, छोटी छोटी राशि हो जाएगी तो उसको जोड़ कर क्या करेंगे? ये किसमें सर? इसमें जोड़ कर कुछ नहीं कीजिएगा। अरे किसमें? ये देखो ना, 1 प्लस इतना, ये स्क्वायर वाला तो लेंगे हम, स्क्वायर वाला लेंगे, लेकिन उसका आगे वाला पावर जो है इसको जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। इसमें ये सब जोड़ेंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हायर पावर जितना होगा सबको नेगलेक्ट कर देंगे, सबको हटा देंगे। तो क्या लिखोगे तुम? कहोगे सर लिखना तो पड़ेगा, ऐसे तो कुछ लिखें, ऐसे तो हम नहीं हटा सकते हैं। मत हटाना जी, बिना शर्त का मत हटाओ। d/2 क्या लिखेंगे? चूँकि d - d/2 क्या है? ये लेस देन है। कैसे? कैपिटल D से ये क्या है? लेस देन है। तो क्या होगा? देयरफॉर क्या होगा? x - d/, या इसे लिखते हैं, अंग्रेजी में थोड़ा चलेगा जी। देयरफॉर नहीं चलेगा, चलो हिंदी में लिखते हैं। देयरफॉर क्या होगा? x - d/2 होल डिवाइडेड बाय 2 के x माइनस, अंग्रेजी में देखो लिखना चाह रहे थे, अंग्रेजी में स्पष्ट होता है क्या चीज़, कि देयरफॉर द हायर पावर, देयरफॉर द हायर पावर ऑफ द टर्म्स containing x - d/2 whole divided by d can be neglected। इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो बताओ इसको क्या लिखे? इतना को रखने वाला जो भी टर्म्स होगा हायर पावर का, यानी क्या लिखे? द हायर पावर ऑफ द टर्म्स, वह टर्म्स जो हायर पावर होगा कंटेनिंग इतना को रखने वाला टर्म्स क्या होगा? कैन बी नेगलेक्टेड, नेगलेक्ट किया जा सकता है। यही लिखे हैं। चलो तो क्या हो जाएगा तब बताओ? देयरफॉर, हिंदी स्पष्ट है जी, कि इतना को रखने वाला टर्म्स जिस पर हायर पावर ऑफ द टर्म्स कंटेनिंग इतना क्या हो जाएगा? कैन बी नेगलेक्टेड। क्या लिखोगे?
लिखोगे S1P ये इज इक्वल टू, या आ यहाँ D हो जाएगा, D हो जाएगा, और 1 प्लस हाफ लेते हैं, फैक्टोरियल 1 का मतलब तो 1 ही होता है, ये लेंगे x माइनस डी बाई टू डिवाइडेड बाई डी, ये होल स्क्वायर, ये तो हमको लेना ही पड़ेगा, ये तो हमको लेना ही पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू, अब बताओ डी रहने देते हैं जी, और क्या होगा इसमें, क्या कर सकते हो, क्या करोगे, कुछ नहीं करना हो तो उचित नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये रहने दो, अब इससे कम नहीं कर सकते हो तुम, छोटा नहीं कर सकते हो, ये इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, यानी S1P हम निकाल चुके हैं, S1P निकाल चुके हैं। तो चलो S1P निकाल चुके हैं, तो यहाँ S1P जो यहाँ माइनस S1P दिया हुआ है उसका वैल्यू निकल गया, तो कहीं रख लो तुम, कहीं लिखना तो पड़ेगा। S1P बाद में ज़रूरत होगा ना। S1P इज इक्वल टू D इंटू, चलो 1 प्लस 1 बाय 2 इंटू x माइनस डी बाई 2 होल डिवाइडेड बाई डी, इसका स्क्वायर है। चलो जी, ये कम हो सकता था जी, हम वही सोच रहे थे कि छोटा और हो सकता है क्या। देखो तो ब्रैकेट तोड़ो तो कुछ तो लाभ होगा, d इंटू 1 तो d हो जाएगा, प्लस फिर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय यहाँ डी स्क्वायर हो जाता है, फिर एक डी आ गया, एक डी रह ही जाएगा, नहीं लाभ है। चलो S1P इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं S1P इज इक्वल टू क्या होगा, D इंटू 1 प्लस हाफ इंटू x माइनस डी बाई 2 होल डिवाइडेड बाई डी, पूरे पर पावर कितना है, ये 2 है, और ये इक्वेशन आप फर्स्ट माने हुए हैं, फर्स्ट। चलो इसकी ज़रूरत है हमको, अभी तक क्या ज्ञात किए हैं कि सर अभी तक तो आप S1P ही ज्ञात करने में समय व्यतीत किए हैं, अभी S2P ज्ञात करेंगे। तो S2P ज्ञात करेंगे तो किस ट्रायंगल की बात कर सकते हैं, इन ट्रायंगल S2NP। तो बताओ जी S2NP की बात करें, ऑल्सो इन ट्रायंगल S2NP क्या हो जाएगा, कहिएगा S2NP में कहिएगा आप कि S2P स्क्वायर इज इक्वल टू NP स्क्वायर प्लस S2N स्क्वायर, ऐसा। दिस इज इक्वल टू NP इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो NP आपके पास है NP, ये देखो तो वैल्यू है x प्लस डी बाई 2, x प्लस डी बाई 2 है जी,
N2P। चलो NP के बदले x प्लस d/2 होल स्क्वायर होगा प्लस S2N, पता है ये S2N क्या है, ये D है तो कैपिटल D स्क्वायर होगा। और आपको क्या चाहिए, S2P चाहिए, तो क्या करोगे, तो D स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 स्क्वायर हो जाएगा और इसका रूट कर देंगे। फिर पुरानी कहानी वही d/d लेंगे, अब तो समझाना नहीं पड़ेगा, अब तो लिखना है केवल। ये d स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 होल स्क्वायर हो जाएगा और d बाहर रहने देते हैं, अंदर लेकर जाएंगे इसको, तो d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई डी स्क्वायर हो जाएगा। एक के बार गुना करते चले जाते हैं नीचे में, प्लस क्या होगा, तो 1/d स्क्वायर कर दिए, अलग अलग अंदर जाकर गुना किए हैं, तो x प्लस d/2 होल स्क्वायर किए हैं। ठीक है जी, कुछ नहीं किया, इसको अंदर ले गया, ब्रैकेट के बाहर में रखते हुए 1/d स्क्वायर, तो अलग अलग गुना कर दिए, एक स्टेप हटा दिए, तो d इंटू ये d स्क्वायर बाई डी स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस इसको अंदर ले जाएंगे, x प्लस d/2 होल डिवाइडेड बाय d, इसका स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू d इंटू, अब बताओ फिर पुरानी कहानी, 1 प्लस x प्लस d/2 होल डिवाइडेड बाय d पूरे पर स्क्वायर। और ये बताओ अब क्या करेंगे, अब ये पावर हाफ दे देंगे। तो चलो लिख लिया होगा। अब कहाँ जाएंगे हम, कहिएगा सर वही बाइनोमियल थ्योरम जो आप जिस पर गाना गाए थे सर, वही फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगा। फार्मूला तो लिखा हुआ है ही जी, तो बताओ कि और लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा S2P, ये दिस इज इक्वल टू D तो सही है, तब 1 प्लस फार्मूला देखो वहाँ क्या था, x माइनस d/2 था, यहाँ x प्लस d/2, तो सेम चीज़ है, तो फार्मूला लिख लो वहाँ से लिखो 1 प्लस n बाय फैक्टोरियल 1, तो हाफ बाय फैक्टोरियल 1, ऐसा हाफ इंटू फैक्टोरियल, हाफ दे दिए 1/2 और नीचे में फैक्टोरियल 1। तो बताओ इंटू x के जगह इस बार x प्लस d/2 होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है, सॉरी नीचे में d भी है ना, x प्लस d/2 होल डिवाइडेड बाय d, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप हुआ n बाय फैक्टोरियल 1 इंटू x। अगला जब लिखेंगे तो ये वाला पार्ट लिखेंगे, हम मिटाना पड़ेगा हमको, अब ज़रूरत नहीं है आगे उसका। n इंटू मतलब हाफ इंटू हाफ माइनस 1 इंटू 1 बाय रूट 1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू x स्क्वायर। x की जगह क्या देंगे, ये देखो x है पूरा, x प्लस d/2 होल डिवाइडेड बाय d, और पूरे पर पावर अब 4 देंगे, जानकारी है ही, बता दिए हैं। x केवल इतना है, उस पर स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। और ये क्या करना है, आगे डॉट हो जाएगा, जानकारी है ही। ये जाएंगे हम आगे, हायर पावर लिखेंगे। तो चलो अब कहाँ जाएंगे, दिस इज इक्वल टू वही पुरानी कहानी की बात करते हैं, चूँकि x प्लस d/2 क्या है, ये पूरा लेस देन है जी। बहुत छोटी राशि में जोड़ भी देंगे ना, तो इसे ये d बड़ा ही रहेगा, अर्थात ये छोटा होगा ये, तो क्या हो गया, ये ऐसा, ये छोटा जब इससे हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ये लेस देन 1 हो गया,
ये स्टेप ले सकते हैं, चूँकि इतना लेस देन इतना, इसलिए x प्लस डी बाई टू इतना, या दटी दे सकते हैं, दटी दे सकते हैं कि x प्लस डी बाई टू होल डिवाइडेड बाई डी, ये क्या हो गया, लेस देन 1 लिखेंगे कि हाँ बिल्कुल सर, जब लेस देन इतना 1 हो गया तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर हायर पावर ऑफ the terms containing x प्लस डी बाई टू होल डिवाइडेड बाई डी क्या हो जाएगा, कैन बी नेग्लेक्टेड। थोड़ा सा देखो जी, इसको भाषा हमको चेंज करना पड़ेगा, भाषा अच्छा नहीं लगता हमको, ऐसे लिखते हैं देखो तो, therefore the terms containing the higher power of x plus d by 2 whole divided by d can be neglected, can be neglected। चलो जी चलो, इस बार समझ में आएगा जी, ये परफेक्ट लिखा गया। सुधार कर लेना पहले, तुम पहले सुधार कर लेगा। क्या है, द टर्म्स कंटेनिंग द हायर पावर ऑफ इतना, इतना का हायर पावर रखने वाला टर्म्स, जो भी टर्म्स होगा जो इतना का हायर पावर रखता है उसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। बहुत परफेक्ट ये है, उस समय डाउट लग रहा था हमको, चलो आज अभी क्लियर हो गया कि देखो तो ये क्या है, ये पूरा टर्म, ये पूरा टर्म्स है, टर्म्स, ये पूरा टर्म्स में क्या हो रहा है, पूरे टर्म्स में क्या हो रहा है, कहिएगा सर पूरे टर्म्स में x प्लस डी बाई टू होल डिवाइडेड बाई डी इसका हायर पावर है, अर्थात ये पूरा टर्म रख रहा है, कंटेन मतलब रखना, ये पूरा पावर रख रहा है, किसको रख रहा है, इतना के हायर पावर को रख रहा है। देखते हो, हायर पावर ऑफ इतना, यानी हायर पावर ऑफ x प्लस डी बाई टू होल डिवाइडेड बाई डी, इसका हायर पावर रख रहा है कौन, ये पूरा टर्म। तो ये पूरे टर्म को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। चलो भाषा अपना तुम पहले लिख लेना, पहले वाला जो टर्म था उसमें यही टर्म यूज करना है। हिंदी भी स्पष्ट है कि इतना के उच्च घात रखने वाले पद को हटाया जा सकता है। लिखना है क्या, लिखना है x प्लस डी बाई टू होल डिवाइडेड बाई डी के हायर, इतना के हायर पावर को, इतना के हायर पावर चलो जब ये लेस देन 1 है
जब इसके हायर पावर वाले टर्म्स को नेगलेक्ट कर देंगे तो बचेगा मेरा क्या, बचेगा S2p इज इक्वल टू डी इंटू क्या होगा 1 प्लस 1/2 और ये x प्लस d/2 होल डिवाइडेड बाय d और ये पूरे पर पावर 2 हो जाएगा। यही हमको बचेगा नेगलेक्ट करने के बाद। बताओ दोनों चीज़ निकल गया, एक S1p और यहाँ S2p। इधर वाला तुमको मन नहीं लिखना है, हम लिखेंगे, हमको मिटाना है तो हम लिखेंगे 1 प्लस 1/2 इंटू x प्लस d/2 होल डिवाइडेड बाय d पूरे पर पावर कितना है, ये 2 है। और देखो क्या करना पड़ेगा तब हमको, आप कहिएगा सर निकालिए, आप क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। हाँ जी, अब पाथ डिफरेंस ज्ञात करते हैं। क्या करेंगे, चलो देयरफॉर क्या होगा, पाथ डिफरेंस, 9 भी दे सकते हो, 9 चलो ना, अब तो वही निकालना है 9। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस पथांतर जिसको बोलते हैं, ये डेल्टा p इज इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा p इज इक्वल टू क्या हो गया, पाथ डिफरेंस डेल्टा p इज इक्वल टू कितना, S2p माइनस S1p, इसी को पाथ डिफरेंस बोलते हो। चलो ये किसके बराबर आएगा ये देखना है। देखो S2p क्या है, d है, चलो ऐसे करते हैं 1 प्लस 1/2 x प्लस d/2 होल डिवाइडेड बाय d पूरे पावर कितना है, 2 है। आप बताओ क्या करोगे, माइनस ये क्या लिखे S2p, अब माइनस में S1p होगा तो d इंटू 1 प्लस हाफ, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, 1 प्लस हाफ x माइनस d/2 होल डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया। और चलते हैं दोनों में क्या क्या कॉमन है जी, कहिएगा सर दोनों में कॉमन आपका अभी d ही है और कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, d ही कॉमन ले लिए। इसमें क्या बचा, 1 प्लस हाफ x प्लस d/2 होल डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर हो गया, माइनस d कॉमन ले लिए हैं, बचा है इतना, तो 1 या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और x माइनस d/2 होल डिवाइडेड बाय d पूरे पर पावर स्क्वायर होगा। अब जल्दी से बताओ, ये +1 -1 कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद ये हाफ इसमें भी हाफ इसमें भी है, तो क्या हाफ हम कॉमन ले सकते हैं क्या, क्या बिल्कुल सर, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं, इसको कॉमन ले लिए मानो। और यहाँ क्या है, नीचे में d², इसमें भी नीचे में भी d², स्क्वायर देखो ना, पूरे पे स्क्वायर है तो स्क्वायर अलग अलग करो तो इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, तो क्या दोनों में कॉमन ले सकते हैं d²? यहाँ सर बिल्कुल सर। तो बताओ यहाँ क्या बचा, x प्लस d/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस d/2 x माइनस d/2 होल स्क्वायर, सब चीज़ ले लिया है कॉमन, यही बचा है। तो याद करो, पहले तो ये d कैंसिल होगा, 1/2d लिखेंगे, एक d कैंसिल हो गया, और इसके बदले में क्या लिखेंगे याद करो, तो याद करो एक फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या ऐसा पढ़ा था क्या? हाँ सर आगे बताइए ना, बताएंगे।
इसको ये मानो, इसको बी मानो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो क्या होगा, ये प्लस बी होगा, ये प्लस बी होगा, इनटू क्या लिखोगे, इनटू होगा ये माइनस बी यानी एक्स प्लस डी बाई टू माइनस क्या होगा, एक्स प्लस डी बाई टू, यही होगा। अब बताओ कि क्या होने वाला है, यहाँ डी बाई टू, यहाँ डी बाई टू कैंसिल हो गया, इसमें x यहाँ x कैंसिल हो गया, तो क्या होगा 1/2d हो जाएगा, और यहाँ 2x बचेगा, इसमें क्या होगा d/2 आधा रोटी और आधा रोटी, एक रोटी हो गया, इसका मतलब केवल d लिख दें कि बिल्कुल। तो चलो अब ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, क्या हुआ एक्स d/d, ये क्या निकाले, तो ये पाथ डिफरेंस निकाले एक्स d/d, जो यहाँ मेरा मंजिल था कि सबसे पहला मंजिल पाथ डिफरेंस निकालना होगा, और ये पाथ डिफरेंस निकाले डेल्टा पी इक्वल टू एक्स d/d, ये ध्यान में रखना बाबू। यानी पी पॉइंट की दूरी है एक्स, स्मॉल डी दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी है, कैपिटल डी दोनों पर्दे के बीच की दूरी है, तो हम लोग पाथ डिफरेंस एक्स और स्मॉल डी कैपिटल डी के टर्म में निकाले। अब आगे क्या करना है, अब आगे और भी बाकी है जी कहानी, अभी और भी बात बाकी है जी। तो चलो क्या करना है, अब पता करना है कि वो ब्राइटनेस होगा कि डार्कनेस होगा। चलते हैं, धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य तो रखना पड़ेगा अब, लेकिन जल्द हो जाएगा, यहाँ तक झमेला था। धैर्य रखो न जी, चलो गाना सुनाएंगे, इस इंतजार में भी तो रहो। क्या करते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की घटना घटेगी, लिखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या हुआ जी, रचनात्मक व्यतिकरण, रचनात्मक व्यतिकरण की घटना घटेगी, की घटना घटेगी, की घटना घटेगी। कब जी, घटना घटेगी, अर्थात पे ले लो, क्या बनेगा, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस या इसी को कहते हैं मैक्सिमा, मैक्सिमा, मैक्सिमा। तुम लोग यहाँ कह सकते हो दीप्त, दीप्त फ्रिंज बोलते हैं, हाँ। मैक्सिमा बनेगा, मैक्सिमा बनेगा कब जी, जब जब पाथ डिफरेंस, ध्यान देना, जब पाथ डिफरेंस, हम लिखते था यहाँ स्पष्ट रूप से इधर, कब वो बनता है, जब पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कौन सा, डेल्टा पी, ये बराबर होता है किसके जी, जब पाथ डिफरेंस डेल्टा पी किसके बराबर होता है, तो याद होगा इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 होता है। कहने का मतलब 2n इंटू लेमडा बाय
2 होगा तो क्या होगा, ब्राइटनेस बनेगा। और देखो तो डेल्टा पी इक्वल टू, तोड़ दो इसको, 2 कैंसिल होगा तो एन लेमडा लिख सकते हैं। ठीक, और क्या लिखोगे, डेल्टा पी का मान पाथ डिफरेंस हम लोग निकाल चुके हैं, वो एक्स डी बाई डी, याद रखना। वहाँ नीचे देखो लिखा हुआ है एक्स डी बाई डी, यही तो निकाले हैं अभी तक। दिस इज इक्वल टू एन लेमडा होगा। और देखो क्या होगा, ये यहाँ x का मान निकाल लो, एन लेमडा डी बाई क्या लिखेंगे, एन लेमडा डी बाई डी हो जाएगा। ये ध्यान में रखना, ये x का मान निकाले हैं, अर्थात P पॉइंट की दूरी निकाले हैं। कहाँ से, यहाँ C से। अब चलो तो कहते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे हम कि इफ n इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि n का मान हम क्या ले सकते हैं इसमें जी, बताए थे ना, वेयर n इज इक्वल टू 0 0 क्या और 1, ऑड मल्टीपल की बात है ना, तो 0 तो आएगा ही, ये इवन मल्टीपल 0 तो आएगा ही, और 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। लेकिन इसमें हमको ज़रूरत नहीं, हमको यहाँ से मतलब है, यहाँ जी, यहाँ n की बात करें तो n क्या क्या होगा, n क्या क्या होगा, इसमें लेते हैं। देखो तो डेल्टा पी इक्वल टू एन लेमडा, यहाँ क्या होगा, वेयर ये केस लेंगे तब तो हम चलो वेयर क्या लेंगे, देखो वेयर n इज इक्वल टू क्या होगा, वो 0 1 2 3 4 कुछ भी दो जी, ये आपका इवन मल्टीपल आते रहेगा। 0 दोगे तो ये 0 का 0 होगा, और 0 इवन ऑड कुछ भी तुम मान सकते हो जी, ऑड ही, और 0 मत, यहाँ n का मान आप चेंज करते जाइए, आपका लेमडा बाई 2 का ऑड मल्टीपल मिलते जाएगा। कैसे, n का मान 0 दोगे तो ये पूरा 0 होगा, और 0 को हम इवन मान सकते हैं, इवन नंबर। और 1 दोगे तो 2 इंटू लेमडा बाई 2 हो गया, 2 इंटू लेमडा बाई 2 हो गया। और 2 दोगे तो क्या होगा, 4 इंटू लेमडा बाई 2। 3 दोगे तो क्या हो गया, 6 इंटू लेमडा बाई 2, क्या हो गया, इवन मल्टीपल मिल रहा है। तो चलो इवन मल्टीपल मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं कि n इफ n इज इक्वल टू 0 देते हैं, इफ n इज इक्वल टू 0, तो बताओ तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या लिखें, x इज इक्वल टू, हम n का वैल्यू 0 देंगे तो पूरा 0 टर्म आएगा, तो हम x 0 ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि x डिस्टेंस है किसका, p का, और p x का मान जब 0 हो जाएगा तो वो p कहाँ आ जाएगा, c पॉइंट पर आ जाएगा। c पॉइंट पर आने का मतलब क्या हुआ कि c पॉइंट पर जो ब्राइटनेस बनेगा वो सेंट्रल ब्राइटनेस कहलाएगा। इसीलिए हम उसकी दूरी x 0 लिए हैं, वो दूरी है ही नहीं, वहीं से दूरी मापी जाती है, तो ये x 0 लिए उस ब्राइटनेस की दूरी। और वो क्या है,
वो सेंट्रल ब्राइटनेस कहलाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, ये सेंट्रल ब्राइटनेस लिखेंगे, सेंट्रल ब्राइटनेस लिखेंगे। चलो हो गया। अब बताओ इफ n इज इक्वल टू 1 लोगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x 1 होगा। और यहाँ n का मान 1 रख करके रखो, देखोगे लेमडा डी बाई डी हो जाएगा। और ये कौन सा होगा, ये फर्स्ट ब्राइटनेस होगा, ये फर्स्ट ब्राइटनेस होगा बाबू, जिसको B1 से डिनोट करेंगे। चलो कि इफ f इज इक्वल टू, इफ n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x2 लेना पड़ेगा। यहाँ 2 रखो तो 2 लेमडा बाय डी हो जाएगा। ये सेकेंड ब्राइटनेस होगा, ये सेकेंड ब्राइटनेस होगा। क्यों, क्योंकि ये ब्राइटनेस का ही तो डिस्टेंस हम देख रहे हैं। ये कि इसमें जब भी रखोगे 1 2 3 जो भी, तो ब्राइटनेस की ही का ही डिस्टेंस बताएगा। कहाँ से, सी से ब्राइटनेस की दूरी। तो फर्स्ट ब्राइटनेस सेकंड ब्राइटनेस इस तरह से बनता है जी। एक सर नहीं, ये बात समझ में नहीं आ रहा है, कैसे ये बनता है कैसे। अरे देखो जी कितना समझाएंगे। देखो हम बात करेंगे, इसको मिटा करके एक बार पूरे के मिटाते हैं तब समझ में आएगा। इसको भी मिटा सकते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं। और ना देखो, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, ये आपका क्या है, ये स्क्रीन की बात करते हैं। यहाँ C है तो ये C मान लिए, सेंट्रल ब्राइटनेस हो गया, ये सेंट्रल है, सेंट्रल ब्राइटनेस हो गया। ठीक है। अब बताओ, जब उजाला है, उजाला के बाद क्या होगा, अंधेरा होगा। उजाला के बाद अंधेरा होगा तो ये क्या होगा, डार्कनेस होगा। ये क्या होगा, D1 डार्कनेस। फिर क्या होगा, ब्राइटनेस होगा। फिर क्या होगा, डार्कनेस होगा। फिर क्या होगा, ब्राइटनेस होगा। इसी तरह होगा, फिर क्या होगा, डार्कनेस होगा। तो ये D3। अब चलो तो ये क्या देखेंगे, नीचे भी सेम उसी तरह, नीचे में ये D1 होगा, फिर B1 होगा, D2 होगा, B2 होगा, फिर ये इसी तरह D3 B4 होगा। तो बताओ कि हम P पॉइंट पर जब बना है डार्कनेस या ब्राइटनेस, तो P पॉइंट कहीं भी हो सकता है ना, ये बिल्कुल होगा सर। तो उसकी दूरी कहाँ से नापते हैं, C से। तो C से नापेंगे तो हम मापे हैं, देखो C से दूरी 0 हो गया, तो सेंट्रल ब्राइटनेस है जैसा कि लिखे हैं। ठीक। अब क्या है कि देखो x1 यदि दूरी लेंगे तो फर्स्ट ब्राइटनेस होगा, अर्थात ये जो ब्राइटनेस तुम देख रहे हो इसकी दूरी कितना होगा, x1 होगा। फिर सेकेंड ब्राइटनेस की बात करें तो ये x2 होगा। इसी तरह थर्ड ब्राइटनेस की भी बात करेंगे तो क्या ऊपर में क्या होगा, क्या होगा, ऊपर में आपका B3 होगा। B3 लेंगे, देखो B3 मान लेते हैं, यहाँ क्या है जी, मानते हैं ये D3 है तो यहाँ क्या हुआ, B3 है। और B3 का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, B3 का डिस्टेंस हो जाएगा x3। इसी तरह से बढ़ते जाएंगे आप, नीचे भी उसी तरह से केस होगा। तो बताओ हमको कि बताओ इफ n इज इक्वल टू 3 लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x3 होगा। और ये कितना हो जाएगा, 3 लेमडा डी बाय डी होगा। ये थर्ड ब्राइटनेस की बात करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, B3 लिखेंगे। और डॉटेड लाइन ये देते हुए हम करते हैं कि इफ n इज इक्वल टू क्या होगा, n नहीं बल्कि ये
n का मान n ही लें या n माइनस 1 भी ले सकते हैं, लेकिन n का मान n ले लें बाबू, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, xn हो जाएगा, xn हो जाएगा। हालांकि चाहते हैं कि माइनस में लो, इसको माइनस में लो, n माइनस 1 ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू xn माइनस 1 हो जाएगा। और ये दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखो तो ये हो जाएगा n के जगह n माइनस 1 लेमडा डी बाय डी हो जाएगा। और ये कौन सा ब्राइटनेस होगा, ये n माइनस 1th ब्राइटनेस होगा, जिसको bn माइनस 1 लिखते हैं, bn माइनस 1 लिखते हैं। और भी लिखना बाकी है जी, इफ n इज इक्वल टू n लेंगे, n इज इक्वल टू n लेंगे, x इज इक्वल टू xn हो जाएगा। और वो कितना होगा, वही जो लिखा हुआ है, क्या होगा, n लेमडा डी बाई डी दिखाई देता होगा, यही लिखे हैं n लेमडा बाई डी। और ये तब क्या होगा, ये nth ब्राइटनेस होगा, जिसको bn से डिनोट करेंगे। आप बताओ तो ये सब जो निकाले हैं, क्या लेकर निकाले हैं, ब्राइटनेस का डिस्टेंस। अब याद करो शीर्षक क्या डाला गया है, फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन ज्ञात करना, फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना। और फ्रिंज की चौड़ाई का क्या मतलब हुआ जी, कि दो लगातार ब्राइटनेस या दो लगातार डार्कनेस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहा जाता है, जिसे बीटा से डिनोट करते हैं। तो बताओ, यहाँ दो लगातार ब्राइटनेस या दो लगातार डार्कनेस की बात करेंगे कि नहीं उसमें, लेकिन ये वाला मेरा केस क्या है, ये ब्राइटनेस वाला है, तो दो लगातार ब्राइटनेस ले लो, दो लगातार ब्राइटनेस लो, एक B1 लो, दूसरा B2 लो, दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो तो कितना है, यही नहीं डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वही तो बीटा होगा जी। B1 और B2 के बीच का डिस्टेंस, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, अरे कैसे ज्ञात करोगे, C से B2 की दूरी कितना है, x2, और x2 में क्या घटा देंगे, तो B1 की दूरी कितना, x1, यानी ये पूरा x2 है, ये x2 है, इस x2 में घटा देंगे किसको, x1 को, तो क्या हो जाएगा, B1 और B2 के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा, जिसको फ्रिंज विड्थ कहेंगे। चलो अब मंजिल मिलने जा रही है हमको, वो क्या लिखेंगे तब हम, देखो ना यहाँ देखो, दो लगातार यानी B1 और B2 के बीच का डिस्टेंस, तो हम लोग बीटा मानेंगे उसको। तो B2 कितना है, x2, माइनस कितना लेंगे, x1 लेंगे, तो दिस इज इक्वल टू कितना होगा, x2 कितना है, x2 है आपका 2 लेमडा डी बाय डी माइनस x1 देखो लेमडा डी बाय डी। बताओ तो बाबू, ये लेमडा डी बाई डी को रोटी मानो तो कितना रोटी है, ये दो रोटी है, यहाँ घटाएंगे एक रोटी तो कितना होगा, एक ही रोटी बचेगा, लेमडा डी बाई डी बचेगा। अब बताओ ये बीटा तुम्हारा तैयार हो गया। यही निकालना था लेमडा डी बाई डी, फ्रिंज विड्थ निकालना था, निकल गया। लेकिन ये हम कोई खास ब्राइटनेस के बीच की दूरी निकालें, यानी B2 और B1 के बीच की दूरी। कोई कहेगा नहीं सर आप B3 और B2 के बीच का दूरी निकालिए, कोई कहेगा नहीं सर B5 और B6 के बीच की दूरी निकालिए। तो क्या इसी तरह हम निकालते रहें दिन भर क्या, कि नहीं सर ऐसा कीजिए ना, आप ये जनरल वाला निकाल लीजिए, ये nth वाला, यानी n-1 और nth
ब्राइटनेस के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, n कॉमन देते रहेगा, अपना निकलते रहेगा। तो चलो हम वहीं चलेंगे जी। और क्या लिखना है देयरफॉर फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई, दैट इज क्या कह सकते हैं, दैट इज बीटा ले सकते हैं। फ्रिंज की चौड़ाई बीटा इज इक्वल टू, बताओ तो क्या लिखें। तो हम लिखेंगे कि bn का डिस्टेंस कितना है जी, xn ले लेते हैं, और माइनस फिर n माइनस 1th ब्राइटनेस की दूरी लेंगे तो xn माइनस 1 लेंगे। अब चलो दिस इज इक्वल टू क्या करें, तो xn माइनस लिए हैं तो xn का वैल्यू कितना है, xn है n लैम्डा d बाई डी माइनस xn माइनस 1 कितना है, गौर करो यहाँ, n माइनस 1 लैम्डा d बाई डी हो जाएगा। तो बताओ क्या करोगे तुम, कहोगे कि सर इसमें लैम्डा d बाई डी कॉमन ले लीजिए, n माइनस, बताओ क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा बाबू, n कैंसिल करोगे, लैम्डा d बाई डी। यही उस समय निकाले थे कि लैम्डा d बाई डी, देखो हम तो मिटा दिए, यही निकाले थे, लैम्डा d बाई डी निकाले थे। चलो ये अभी क्या है, दो लगातार ब्राइटनेस के बीच की दूरी। अब क्या करना होगा, दो लगातार डार्कनेस के बीच की दूरी की बात करेंगे, के सेकंड लेना होगा और उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। चलो के सेकंड लेना होगा, फिनिश हो जाएगा। देखो के सेकंड अब हम लोग देखेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की घटना घटेगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की घटना घटेगी कब, या अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात डार्कनेस या मिनिमा या काली फ्रिंज बनेगा कब जी, जब पाथ डिफरेंस डेल्टा पी किसके बराबर होगा, हम लोग जानते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होगा। आइए यहाँ डेल्टा पी का वैल्यू कितना आया है, हम लोगों को कितना निकाले थे, एक्स डी बाय डी ऐसा निकाले थे, S1P और S2P, S2P और S1P दोनों के बीच की दूरी का अंतर हम लोग देखे थे इतना। तो ये क्या होगा, लैम्डा बाय 2 और x इज इक्वल टू
2n प्लस वन लेमडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय 2d लेंगे, और यही है काली फ्रिंज जिसको बोलते हैं, डार्कनेस जिसको बोलते हैं। वो P पॉइंट जो हम लिए थे पर्दे पर, इधर लिए हुए थे, यहाँ पर P पॉइंट था आपका। P पॉइंट पर डार्कनेस हमेशा बनेगा जब ये x का वैल्यू इतना आएगा। अब है कि n का वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ जो आप n लिए हैं, ये n का वैल्यू कुछ भी होगा, 0 1 2 3 डॉट डॉट। तो 0 लेंगे, क्या हो जाएगा देखिए, इफ n इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू x0 इस बार नहीं लेंगे, x1 लेंगे। कि ये क्यों? क्योंकि देखो ना, n का मान 0 रखो इसमें, तो ये 0 तो होगा, 2n है तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा 1 इंटू लेमडा बाई 2, मतलब लेमडा बाई 2 होगा। यहाँ n का मान 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये लेमडा डी बाई 2d हो जाएगा। किसका मान? x का मान। हम लोग x का मान निकाल रहे हैं, तो क्या हो गया, लेमडा डी बाई 2d हो जाएगा। ये डिस्टेंस है, वहाँ क्या था, x का वैल्यू 0 हो गया था। x जो डिस्टेंस था ब्राइटनेस का, वो क्या हो गया था, 0 हो गया था। 0 होने का मतलब कि सेंट्रल ब्राइटनेस बना था, वहीं से वो ओरिजिन के रूप में काम करता है, वहीं से मेजर करते हैं P पॉइंट का डिस्टेंस, अर्थात ब्राइटनेस या डार्कनेस का डिस्टेंस। तो बताओ, तो सेंटर पर तो डार्कनेस नहीं बन सकता है, तो सेंटर पर डार्कनेस नहीं होगा, तो अब आगे या नीचे, यानी ऊपर या नीचे जो डार्कनेस बनेगा वो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा। तो क्या हो गया, यहाँ ये फर्स्ट डार्कनेस है, इसीलिए x1 लिखे हैं, और ये लिखेंगे हम फर्स्ट डार्कनेस। D1 से डिनोट करेंगे। इफ n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो x इज इक्वल टू x2 लेना होगा। यहाँ 1 रखेंगे तो कितना हो गया, 2 प्लस 3 लेमडा डी बाय 2d हो जाएगा, और ये सेकंड ब्राइटनेस होगा, डार्कनेस होगा, और ये D2 से डिनोट करेंगे। फिर n इज इक्वल टू, यदि आप 2 लेते हैं तो x इज इक्वल टू x3 लेना होगा, और ये n का मान क्या देना चाहता है, 2 2 दूना 4 1 5 हो गया, 5 लेमडा डी बाय 2d, ये थर्ड डार्कनेस होगा, D3 होगा। इसी तरह हम लोग आगे लेंगे। क्या लेते हैं, हम लेते हैं इफ n इज इक्वल टू n माइनस 1, x इज इक्वल टू x माइनस 1। चलो, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तब, देखो तो यहाँ ये क्या देख रहे हो कि यहाँ n का मान 2 है तो ये 3 हो जाता है, तो यहाँ n माइनस 1 है तो यहाँ क्या होगा, n सिर्फ होगा, एक अधिक हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या रखना है, n की जगह n माइनस 1, तो आप 2 इंटू n माइनस 1 लीजिए, और फिर प्लस 1 देना है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप लेमडा डी बाय 2d से। ये क्या होगा, ये आपका nth ब्राइटनेस नहीं डार्कनेस, nth डार्कनेस होगा,
जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, dn से। चलो इफ n इज इक्वल टू n हो जाएगा तो x इज इक्वल टू x n प्लस 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ देखिए n वैल्यू रख रहे हैं ना, n के जगह n तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 लेमडा डी बाय 2d और ये n प्लस 1 डार्कनेस होगा जिसको dn प्लस 1 कहेंगे। आइए ये हम लोग देख चुके हैं कि दो लगातार ब्राइटनेस मतलब B1 और B2 के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम सीख चुके हैं, निकाले भी थे। और यहाँ भी हम निकाल सकते हैं D1 और D2 के बीच का डिस्टेंस मतलब दो लगातार डार्कनेस के बीच का डिस्टेंस देख सकते हो तुम। ये बताओ तो ये D1 है तो D1 का डिस्टेंस क्या लोगे, x1 लोगे कि नहीं, यही लेते हैं इस जगह। D1 है तो ये x1 दूरी है, ये D2 है तो ये इसको x, देखो यहाँ तो D1 यहाँ फर्स्ट है ना, x1 है, ये x2 लेंगे। बताओ तो अब दोनों के बीच में यानी D2 और D1 दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, क्योंकि दो लगातार डार्कनेस के बीच की दूरी को हम लोग फ्रिंज विड्थ कहेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई कहेंगे। तो फिर ये कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ की दूरी x2 है, x2 में घटा देंगे x1 को। तो चलो हम रफली बनाएं, फ्रिंज विड्थ बीटा यदि बात करें तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। और x2 कितना है देखिए तो x2 यहाँ देखिए 3 लेमडा बाय 2d माइनस x1 है लेमडा डी बाय 2d। बताओ इसमें क्या लेस करोगे तो कितना हो जाएगा, कहिएगा ये 3 है सर यहाँ 1 ही है तो 2 हो जाएगा, 2 लेमडा डी बाय 2d और ये कैंसिल होकर के कितना हुआ लेमडा डी बाय डी। और यही तो हम कहे थे जी कि ये क्या है, यही फ्रिंज विड्थ है लेमडा डी बाय डी। और यही निकलेगा, ये तो हम D1 और D2 के बीच निकाले। यदि आप D3 और D4 के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, D5 और D6 का बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो फिर इतना ही आएगा। तो हम जनरलाइज करके निकालते हैं कैसे, देखो तो यहाँ ये निकालते हैं n+1 डार्कनेस और nth डार्कनेस के बीच का डिस्टेंस यही आएगा। हम आपको यहाँ बगल में लिख देते हैं, याद हो रहेगा, बीटा इजकल टू लेमडा डी बाय डी, यही आएगा। देखना हम जनरल वे में निकालेंगे, फिर भी जनरल वे में निकालेंगे इतना ही आएगा। निकाल लेते हैं जी। देखो तो अब क्या लिखेंगे, इसलिए फ्रिंज विड्थ की बात करेंगे। फ्रिंज विड्थ को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू यहाँ xn+1 माइनस xn हो जाएगा। देखो xn+1 का वैल्यू कितना है तो 2n+1 लेमडा डी बाय 2d माइनस ये हो गया। और xn का वैल्यू यही ना है, x1 लिखो 2 × n-1 प्लस 1 और ये क्या है
लेमडा डी बाय होल डिवाइडेड बाय 2d। अब आइए तो दोनों में देखिए कॉमन आ रहा है क्या, लेमडा डी ऊपर में, नीचे में 2d कॉमन आ गया, तो क्या देखेंगे ये 2n + 1 हो गया इसमें, और इसमें क्या हो जाएगा माइनस करोगे तो 2n तो सही है, ब्रैकेट तोड़ो इसको 2n, अब फिर क्या होगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 × 1 2 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस होगा 1 और ये तो कॉमन ले लिए हैं, ये भी कॉमन ले लिए हैं, तो बचा इतना। दिस इज इक्वल टू क्या है लेमडा डी बाय 2d। और बताओ ये 2n कैंसिल हो गया, +1 -1 कैंसिल, बचा कितना 2 केवल बचा, तो 2 बचा तो ये कैंसिल करेंगे, क्या हुआ लेमडा डी बाय डी। और हम बताए थे, क्या बताए थे कि देखो पहले भी हम लेमडा डी बाय डी निकाले थे ना, तो यही तो हो गया क्या फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन। तो लिखो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ यही ज्ञात करना था। देखा खोदा पहाड़ निकली चुइया, कितना मशक्कत करना पड़ा, कितना मेहनत करना पड़ा, तब ये बीटा बराबर लेमडा डी बाय डी आया, ब्राइटनेस के केस में भी डार्कनेस के केस में भी। ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तुमको लगता होगा कि ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसका जवाब देना तो परीक्षा में बहुत कठिन हो जाएगा। वास्तव में ये लंबा है, हम सलाह देंगे कि ये क्वेश्चन तभी तुम बनाना जब कोई ऑप्शन नहीं हो, और यदि इसकी तैयारी करके जाओगे तो फिर इसको काफ़ी फास्ट लिखने का प्रयास करना।